अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हमारे प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद साहब का, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन रेवेन्यू टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें जो टैक्स निज़ाम जो पाकिस्तान का है उसको आगे बढ़ना ज़रूरी है, उसको मजबूत होना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, इसलिए कि अगर टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, हमारे फाइलर्स नहीं बढ़ेंगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो बात है ये हम हमेशा कहते हैं अपने प्रोग्राम में, हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को ये आगाही दें कि टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। लेकिन जब उसके बाद हम दूसरी बात ये करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी नहीं, ये टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं हो सकेगा। ये टैक्स निज़ाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे होना चाहिए। इसको जो है इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैलाब है उसके ज़रिए डेटा मैपिंग होनी चाहिए, और ये हम हमेशा कहते आए हैं और हुकूमत उस तरफ देख रही है। अच्छी बात यह है कि हुकूमत को इस चीज़ का अदराक है और वो कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये फ़ायदा उठाया जाए और जो हमारे आज के मेहमान हैं उन जैसे लोगों को अगर टीम का हिस्सा बनाया जाए, उनको लेके आया जाए, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे किस तरह टैक्स निज़ाम बेहतर हो सकता है, किस तरह रेवेन्यू बढ़ सकता है। और उसके साथ उनको ये भी बताएंगे कि जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको फैसिलिटेट किस तरह किया जाता है, उनको इंसेंटिव किस तरह दिया जाता है, और ये जो है बहुत ज़रूरी है। हम अभी हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके अपने मेहमान से बात करेंगे और वो बताएंगे कि हुकूमत की जो टैक्स आगाही मुहिम है वो उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं और हुकूमत का इस पर क्या प्लान है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन रेवेन्यू टू द प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर ये जो अभी आपने 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को एक टैक्स आगाही मुहिम का पूरा एक प्लान दिया है, ये क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि और किस तरह हुकूमत किस तरफ देख रही है और किस तरह टैक्स निज़ाम को और टैक्स फाइलर्स को बढ़ाना चाह रही है हुकूमत। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, हम चाह रहे हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाएं। जो लोग इस वक्त टैक्स नेट से बाहर हैं और उनको टैक्स नेट में होना चाहिए, उसकी एक बड़ी आबादी का हमने रिकॉर्ड खुद हमारे पास मौजूद है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें 3 तरह की मालूमात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन सिफर टैक्सेबल आमदनी जो है वो जाहिर कर रहे हैं, जबकि हमारे पास मालूमात हैं कि उनका अच्छा खासा विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा है। दूसरे हमारे पास तकरीबन 4.64 लाख अफराद जो हैं उन्होंने NTN नंबर ले रखा है, लेकिन सिर्फ 27 लाख जो हैं रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लिहाजा इन 37 लाख अफराद तक भी हम पहुंचना चाहते हैं और उनसे ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि आपने NTN नंबर हासिल भी किया, उसके बावजूद आप फाइलर नहीं हैं, उसकी क्या वजूहात हैं बयान कीजिए, और अगर ये ख़तअन हो रहा है तो फिर आप फाइलर बन जाइए। तीसरी जो हमारे पास आबादी है जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है वो अब देखिए, यानी कि टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन बना दिया है कि न सिर्फ वो टैक्स बेस जो हमारा अपना है और उसमें जो मालूमात आ रही हैं, बल्कि दीगर इदारे जो इस काम में जायदादों को या दीगर जो मूवेबल एसेट्स हैं उसकी रजिस्ट्रेशन में उनका किरदार है, उन सब से हम बराह रास्त उनके डेटा में शरीक हो रहे हैं। और उसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, और बिलाखिर हम इस मुल्क में वो निज़ाम भी लाने का इरादा रखते हैं जिसमें सूबाई और वफाकी जो टैक्स सेल्स टैक्स का निज़ाम है वो उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी लोगों को पेश आती हैं, उनके रिफंड्स नहीं होते हैं। तो हम एक ही फॉर्म सारे मुल्क में, वो सूबाई हो या वफाकी हो, उसको कायम करने का इरादा रखते हैं। तो वो भी एक डेटा शेयरिंग आइंदा
चंद महीनों के अंदर उसका भी इम्कान है, कभी इम्कान है। तो ये तमाम जो हमारे पास मालूमात आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मालूमात का है, लोगों के असासों से मुताल्लिक, लोगों के पास जो गाड़ियां हैं उनसे मुताल्लिक। फिर मैं चल के थोड़ा और आगे बताऊंगा और क्या क्या चीज़ है हमारे पास, लेकिन यहाँ से जब हमने मालूमात ली तो तकरीबन 89 लाख 8.9 मिलियन हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें या लोगों ने विद होल्डिंग टैक्स अदा किया है, या लोगों ने जायदाद खरीदी है, या गाड़ी रजिस्टर कराई है। इन तीनों सूरतों के अंदर ये अफराद हमारा जो रिटर्न है इनकम टैक्स का वो फाइल नहीं कर रहे, फाइल कर रहे हैं। ये तीन सालों की एक साथ हमने औसत लिया है, तो इस दौरान में तकरीबन 1.5 मिलियन जो हैं वो फाइलर्स हैं। तो अगर उसको मिन्हा कर लिया जाए 8.9 में से, तो तकरीबन 74 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको के जिनका टैक्स कट रहा है, विद होल्डिंग टैक्स कट रहा है। तो हम जानना चाहेंगे, और जायदादें हैं जिनके पास या उनके पास जो है मूवेबल एसेट्स हैं, तो वो अपना बयान कर दें कि क्यों उनको टैक्स नेट में नहीं होना चाहिए। सर बहुत ये बड़ा वाज़ेह प्लान है। ये तो सूरत हाल जो नज़र आ रही है, जो आपने बताई है, तो बड़ी अच्छी है, और मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ये चीज़ हो रही थी। लेकिन हमेशा ये बातें काफ़ी होती हैं, लेकिन फिनिश लाइन पे FBI या फील्ड ऑफिसर जो है ना, वो बड़े वो अचीव नहीं कर पाते जो आप विजन कर रहे होते हैं या आप इन्वेस्टेज कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपकी लीडरशिप में और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। लेकिन जो लोग टैक्स से आगाह हैं उनके बड़े मसाइल हैं, वो फैसिलिटेशन के हैं, वो डिस्क्रिशनरी पावर्स की मिसयूज़ हैं, तो उनको कैसे एड्रेस करेंगे आप सर? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं पहले हुकूमत का जो अब नया निज़ाम वज़ा हो रहा है जी सर, उसका एक तस्वुर आपके सामने रखता हूँ। देखिए, वो 3 नुकात पर मबनी है। पहले ये कि मुल्क के अंदर एक मुनसिफाना और मसावात पर मबनी निज़ाम कायम किया जाए टैक्स का। ठीक। दूसरा उसका दूसरा नुक्ता जो है वो ये है कि जो लोग पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं जी, और अगर उनको तकलीफ पहुंच रही है वो तकलीफ दूर की जाए। मजीद बरा उनके लिए जो टैक्सों की शरह है इंशाअल्लाह ताला उसमें कमी लेकर आएंगे हम। दूसरा नुक्ता इसका ये है कि जो लोग पहले से ही टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं उनके लिए आसानियां और सहूलत पैदा की जाए। इस ज़मीन में हम इंशाअल्लाह जो कहा है टैक्स की उसे भी कम करेंगे। फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त 65 विद होल्डिंग टैक्सेस हैं इनकम टैक्स के अंदर। जी वकार साहब, हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इस पे बात करते हैं। जो आपने बात की है कि विद होल्डिंग जो है, जैसे जहाँ पे विद होल्डिंग होती है और उसको 2 हिस्सों में हुकूमत का प्लान है कि उसको ख़त्म करना है। तो हम ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर वकार मसूद से बात करते हैं कि हुकूमत के क्या प्लान्स हैं और हुकूमत किस तरह इस टैक्स आगाही मुहिम को आगे लेके जाना चाहती है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार मसूद जो कि स्पेशल असिस्टेंट ऑन रेवेन्यू है टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे हम बात कर रहे थे। आइए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब जी, आप बात कर रहे थे विद होल्डिंग के हवाले से, आप कह रहे थे कि जो हुकूमत के मैं कह रहा था कि जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनकी आसानी के लिए जो हम तदबीरें कर रहे हैं उसमें से एक ये है कि इस वक्त 65 विद होल्डिंग टैक्स हैं और जिसमें से 20 टैक्सेस ऐसे हैं जिनसे 94% रेवेन्यू वसूल होता है। तो बाकी जो 45 हैं उनसे सिर्फ 6% आता है। लिहाजा हम इनको 2 हिस्सों के अंदर इनकी तस्हीर करेंगे और लोगों को इसमें आसानी पैदा करेंगे। फिर मैं आपसे दूसरी बात ये कह रहा था कि पिछले बजट तक ये होता था कि किसी ने ताखीर से अगर अपना रिटर्न फाइल किया है तो लाजमन उसको जो है ऑडिट में लेके जाते थे।
और वो तो हमने खत्म कर दी है, लेकिन एक बड़ा बैकलॉग हमारे पास है। कोई 3 लाख ऐसे ऑडिट्स हो रहे हैं जो इस जुमरे में आते हैं, और हमने उसको सहल बना दिया है, और ये 3 लाख अफराद जो हैं इससे फायदा उनको पहुंचेगा। और ये क्या काम सर, उनका जो क्या है सहल तेजी से- क्या बनाया सर, कोई आप बता देंगे कुछ उसके? सहल यही है कि यानी कि जिनके पास कोई ज्यादा मालूमात हमें हासिल नहीं हुई है कि इनकी कोई बड़ी आमदनी वगैरह है, उनको हम जल्दी से सेटल करवा देंगे। लेकिन सर इस साल 2019 की जो बैलेटिंग हुई है उसमें 2018 के केसेस 10,000 के करीब केसेस सेलेक्ट किए गए हैं। कोविड में जहां पे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे आपको पता है कि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, वहां पे भी ऑडिट के लिए एफबीआई ने बैलेटिंग की है, तो इसकी तरफ हुकूमत कैसे देखती है? देखिए, ये तो मतलब यानी कि 1% से भी कम जो है तादाद है। हम पे तो मतलब दुनिया लेकिन सर के अगर अंदर- ये आप नहीं सेलेक्ट करते तो लोगों को बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है कि हुकूमत जो है उसने जो है इस साल, अगर इसलिए कि इससे कोई रेवेन्यू तो कलेक्ट होना नहीं है। हाँ, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहीं आएगी, वहां आपके पास लॉ में प्रोविजन है, वहां आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। देखिए, ये रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग है, रिस्क बेस्ड जो है उससे हमने निकाला है जनाब। और मैं तो आपको 3 लाख की खबर दे रहा हूँ कि जो लोग मतलब बरसों से इसमें उलझे हुए हैं, 3-3 साल हो गए हैं इस बात को, उनके लिए आसानी हमने पैदा कर दी है। और ये तो सिर्फ इस यानी 19-20 वाले साल का, बल्कि साल 19 के, लेकिन सर उन 3 लाख के लिए आपको कोई सर्कुलर निकालना पड़ेगा, इसलिए कि फील्ड ऑफिसर जो है ना किसी की बात मानते नहीं है, वो तो ऑडिट की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई स्कीम आ जाए, कोई 10% लेके क्लोज कर दिया जाए, कोई 20% लेके क्लोज, जो भी स्कीम है, एक स्कीम लानी पड़ेगी ताकि लोग जो है उससे अवेल करें, और फिर ऑफिसर को भी एक वो रास्ता मिल जाएगा कि वो बंद कर सके। वरना यहाँ पे ऑडिट इसीलिए बंद नहीं हो पाते कि उनके पास पावर नहीं होती। जनाब वाली, ये इसी तरीके से होगा जैसे आपके जहन में है, और इसके मुतालिक जो अहकामात हैं तो इसको जाने वो चंद रोज में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये आजकल ये जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड साइन हुआ है ट्रीटी, और उसके बाद आपका एक इदारा बना है AEOI, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इदारा जो है बड़ा फाल काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो लोगों के जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि नॉन रेजिडेंट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है, वो प्रूफ भी दे देते हैं, फिर भी प्रोसीडिंग क्लोज नहीं हो पाती। कुछ लोग हैं वो 25-30 साल बाहर काम करके आए हैं, वहीं उनका एक बैंक अकाउंट छोटा सा खुला होता है, उसमें कोई पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने प्रूफ दे दिया कि मैंने 25-30 साल काम कर दिया, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, उनका खाता जो है प्रोसीडिंग बंद नहीं होती। और कुछ लोग हैं जिन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद एक प्रॉपर्टी दूसरी खरीदी, और वो जो दूसरी आखिरी प्रॉपर्टी है वो मिनिस्ट्री में डिक्लेयर कर दी, वो भी वो बताते हैं, तो फिर प्रोसीडिंग क्लोज नहीं होती। तो ये जो है एग्जिस्टिंग लोगों के लिए, और इत्माद जो है उनका बड़ा शेकन हो जाता है इससे। आप देखिए, ये बातें हो रही हैं और ये एक नया निजाम वज़ा हो रहा है, और इसमें कुछ न कुछ टीडिंग मसाइल होंगे। ये इंटरनेशनल ट्रीटी के जरिए जो मालूमात हमारे पास आ रही हैं, उसमें जो लोग मुतय्यन हैं इस काम के ऊपर, वो भी अपनी तशफ़ी चाहते हैं, और इसमें वक्त के साथ साथ आसानी पैदा होगी, क्योंकि वो भी पहली मर्तबा जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर एसेट्स हैं उनका असेसमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी, और हम इस पर तवज्जो रखेंगे ताकि बेजा मसाइल और तकलीफ लोगों को ना पहुंचे। नहीं सर, लेकिन इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो इसमें करोड़ों की डिमांड लोगों के खिलाफ खड़ी हो रही है, और वो जो ऑफिसर्स हैं वो समझने के बावजूद भी उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो नहीं कर पा रहे। तो इसमें मेरे ख्याल में हुकूमत को इमीडिएटली कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। देखिए, मैंने जो आपको जरा पहले सवाल के जवाब में जो बात आपके सामने रखी है, उसी उसूल के मुताबिक इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये आजकल ये भी बड़ी बात हुई है कि कोविड-19 अगर कंसल्टेंट को हो जाए या टैक्स पेयर को हो जाए, तो यहाँ पे डेट भी नहीं दी जाती और एडवर्सली ऑर्डर पास किया जाता है। इस पर भी कोई चीज़ हो कि अगर कोई प्रूफ कर दे कि कोविड-19 का शिकार है, तो वो मतलब उसके लिए डेट लेना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरा इल्म है, कोविड के हवाले से तो बड़ी एक्सटेंशन हुई हैं डेट्स के अंदर।
जी। और अब मैंने हाल में कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। जब से हालात मामूल के ऊपर आए हैं उसके बाद से तो कोई जरूरत भी महसूस नहीं की गई, और अब तो उसको भी काफी दिन हो गए हैं, जून जुलाई से। हाँ, लेकिन नए कोविड के केसेस आ रहे हैं तो उसमें डेट नहीं दी जा रही, और ये फील्ड मतलब मामलात हैं जिसको मेरे ख्याल में कोई डायरेक्टिव तो देना चाहिए कि अगर किसी को कोविड है तो उस पर जो है अगर अप्रूव दे रहा है वो, तो उस पर उसको मेरे ख्याल में डेट एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसका बुनियादी हक है। लेकिन प्रूफ अगर कोई 6 महीने के बाद दे रहा है तो ये तो बड़ी नहीं उसी वक्त सर, उसी वक्त तो खुद एक्सटेंशन हो गई है, उसी वक्त खुद एक्सटेंशन हो गई थी। लेकिन अब देखें, मैंने बताया कि अगर रिटर्न फाइल करने में देर हो, अभी तो देखें रिटर्न की डेट बाकी है, 8 दिसंबर तक तो आगे बढ़ा दी है, तो लिहाजा आसानी तो मौजूद है जी। तो और ये जो एक बेनामी का कानून है उसके तहत आपने पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसमें भी जो नोटिसेज आ रहे हैं वो लोगों के लिए बड़ा तशवीश का बायस है। तो इसको किस तरह आप देखते हैं कि लोगों को बड़ा स्पेसिफिक नोटिस जाना चाहिए, वो भी सूरत हाल लोगों को मतलब लिए एक परेशानी का बायस बन रही है? देखिए, बेनामी तो एक बहुत ही अहम तरीन कवानीन में से एक कानून है जी। और पहले तो 2 साल तक ये सख्त महरी का शिकार रहा और इसके रूल्स नहीं बनाए गए। इस साल मार्च में वो रूल्स बना दिए गए और उसके बाद से कार्रवाई और काम शुरू हो गया है। अगर मतलब ये नहीं कि किसी को बेनामी का नोटिस मिल रहा है तो मेरे ख्याल में वो अपने कागजात दिखा दे तो उसमें तो बड़ा इत्मीनान हो जाएगा। यानी जो जबरदस्ती तो किसी को कोई नहीं करेगा, और अगर कोई शिकायत है तो फिर मैं देखने के लिए भी तैयार हूँ इस सिलसिले में। लेकिन आपको मालूम है बेनामी जो है वो तो एक रिवाज हो गया था, एक रिवायत हो गई थी, एक आम जो है कारोबार का तरीका था, और अब उसे खत्म किया है। तो आप तसव्वुर करें कि कितना इसमें वसअत है इस काम के अंदर जो करनी होगी। और जो लोग सबसे पहले कर लें तो वो तो फिर इस चीज से बच जाएंगे। लेकिन आज भी जो हमारा तरीकाकार है कारोबार करने का और काम करने का, उसमें हम एहतियात नहीं बरतते। तो बेनामी की सर बात है, उस पर कोई दो राय नहीं है कि इसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये तरीक़ेकार बिल्कुल भी सही नहीं है, ये प्रैक्टिसेस सही नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे नोटिसेस आते हैं प्रॉपर्टी क्योंकि डिक्लेयर्ड नहीं है, बेवाओं के नाम है, कुछ ऑर्फन्स के नाम है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए कि अब वो अगर डिक्लेयर नहीं हुई या मिनिस्ट्री में नहीं आई तो उनका कोई रास्ता निकालना चाहिए जहाँ पे जेन्युइन लोगों का इश्यूज हैं। तो नहीं, तो अब आप फिर मुतालबा कर रहे हैं या तजवीज़ दे रहे हैं इस बात की कि एक और मजीद जो है आप एमनेस्टी जो है वो लेकर आए। मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से एमनेस्टी लाने का सिलसिला शुरू किया गया तो ये तो फिर एक बड़ी मसक्कत की बात बन जाएगी। नहीं, लेकिन सर अब अगर आप ये देखें किसी की प्रॉपर्टी अगर डिस्कवर होती है, वो प्रॉपर्टी किसी बेवा के नाम है और वो प्रॉपर्टी डिस्कवर होती है तो कुछ तो 60% उस पर टैक्स लग जाएगा। 1 करोड़ की आबादी 60 लाख, तो वो कहाँ से दे सकेंगे? वो तो मतलब उनके लिए तो इम्पॉसिबल है। मैं ये कह रहा हूँ कि केस टू केस उसको देख के उसमें एक कोई ऐसी चीज ड्रॉ करनी चाहिए जिससे लोगों के लिए फैसिलिटेशन हो। मेरा ये कहना मकसद है। एमनेस्टी की डिमांड मेरी गुजारिश ये है कि आप और मेरा ताल्लुक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे इस तरह का मामला हो रहा है। ये तो बिल्कुल फर्जी मफरूजात मुझको लगते हैं। सही है, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पर तो लोग बहुत ही एहतियात के साथ ये काम किया करते। एहतियात इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो मुस्तकिल जो है, ये जैसा मैंने आपसे कहा कि एक रिवायत बनी हुई थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब हम ज्यादातर जो अगर लोग हमारे जा रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टीज की तहकीक करने के लिए, वो मजबूत मालूमात की बुनियाद पर हैं। और देखें ये बड़ा लंबा सिलसिला, ये नहीं है कि जिस दिन मैंने निशानदेही की उस दिन सारा मामला खत्म हो गया। आपके पास यानी कि जो भी कोई इसमें मुतासिर है उसके पास बहुत सारे जो हैं मरहले हैं इसमें, जिसमें वो अपनी बेगुनाही साबित कर वो इस सारी चीज से बच निकल सकता है। और फिर उसके बाद अगर वो हो भी गया फाइनल ऑर्डर तो वो भी जाकर जो है आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं।
बिल्कुल सही, आपने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया। और ये जो AUI है, इसमें जब बैंक ऑफशोर आ रहे हैं तो उसमें वो उनको ना बैलेंस बताते हैं ना डेट ऑफ बताते हैं कि किस तक के उनके पास आए हैं। वो जनरली कह देते हैं कि आपका एक अकाउंट है यहाँ पे, आप हमें बताएं। तो ये जो तरीक़ेकार है, मतलब इनको कन्फ्रंट तो करना चाहिए कि ये बैलेंस हमारा आया हुआ है। हो सकता है उसने डिक्लेयर कर दिया हो सकता है वो ऑलरेडी डिक्लेयर और रिकनसाइल हो। तो बैलेंस और डेट बताना तो नोटिस में मेरे ख्याल में एक बुनियादी हक है टैक्स पेयर का। हाँ, देखिए, ये अब जुज़ियात का मुझे सारा इल्म नहीं है। नहीं, मैं आपकी गोल निकाल कर रहा हूँ, ये मसाइल हैं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हम इसको भी जो है मैंने इस बात को नोट कर लिया और मैं जो मुताल्लिका फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे ये तहकीक भी कर लूंगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है सर, ये बेसिकली हम समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छी जो आपने कोशिश की है और जो आप जिस तरफ जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है। इस दफ़ा FBR की 2018 की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें शहरों के टैक्स के अमाउंट बताया गया कि कंपनीज कितना टैक्स देती हैं, ये एक बहुत मतलब एक अच्छा एक तरफ कदम है और पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मजबूत करेगा। आप क्या समझते हैं, समझते हैं कि लोगों को एज अ टैक्स पेयर या टैक्स फाइलर क्या करना चाहिए और किस तरह उनको आगे बढ़ के ये अपना जो फर्ज है टैक्स देने का वो अदा करना चाहिए? हाँ, बहुत ही उम्दा सवाल आपने रखा। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि कानून की पासदारी असल मौजू है जी। और टैक्स का कानून है, और टैक्स का कानून जो है खुसूसन इनकम टैक्स का, वो आप पर इस बात को वाजिब करता है कि जहां अगर आपकी काबिले टैक्स आमदनी 4 लाख से ज्यादा हो, आपकी आमदनी 4 लाख से ज्यादा हो, वो जो जायद इनकम है वो काबिले टैक्स है। तो आप बहुत सादा से निज़ाम है, उसके तहत इसकी अदायगी करें। और ये सेल्फ असेसमेंट का सिलसिला है। इसमें अगर कोई मुश्किलात होती हैं आम निज़ाम में, तो वो ज्यादातर जो है वो कंपनियों वगैरह के बड़े पेचीदा से उनके अकाउंट्स वगैरह होते हैं, उसमें कोई बात होती है। जो अफराद के होते हैं उनमें, और खुसूसन छोटे जो टैक्स गुजार हैं, उनके लिए तो बड़ी सहूलतें हैं कि वो अपना रिटर्न फाइल कर दें और उसके बाद, यानी कि वो असेसमेंट ऑर्डर होता है, उसके बाद अगर वो रिस्क उनका नाम निकल आए तो फिर कोई तहकीक की बात होगी। तो लिहाजा हमारी गुजारिश ये कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर चंद मादूदे लोग टैक्स दे रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग जिन्हें टैक्स देना चाहिए, जो मैंने शुरू में आपसे बताया, उससे भी मैं एक कदम आगे चलता हूँ। और एक जरा निस्बतन जो है, मुझे इस पे मैं गमगीन होता हूँ ये सोचकर कि 10 करोड़ के करीब जो हैं आपके पास टेलीफोन की सिम्स हैं, उसके ऊपर एवरेज 3 जो है उन्होंने सिम्स ली भी होती है। सही। अब ये हमारे पास है 10 करोड़ लोगों के 10 करोड़ अफराद का जो है डेटा सारा। सही। अच्छा, ये सब के सब जो है आपको मालूम है फिक्स्ड इनकम टैक्स, वो जो फिक्स्ड इनकम टैक्स में इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई वो एक विथहोल्डिंग टैक्स लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इनमें से अक्सरियत जो है वो जाकर अपना रिटर्न में अगर फाइलर हो तो वो, क्योंकि उनकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, उनकी इनकम कम होगी टैक्सेबल लिमिट से, तो वो एक रिफंड ले सकते, वो रिफंड लेने नहीं आते। लेकिन जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि अगर 10 करोड़ लोग हैं, उसमें से आप निकाल दीजिए जितना आपका दिल चाहे। अगर सिर्फ 10% आप ये समझें कि उनमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो आमदनी वाले होंगे और साहिब हैसियत होंगे, तो भाई मेरे पास तो सिर्फ 27 लाख लोग हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 1 करोड़ तो कहीं नहीं गया, नहीं 10% उसका 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ रिटर्न तो मेरे पास आई, और मुझे इससे कोई जो है वास्ता नहीं है कि जो रिटर्न फाइलर है वो कितना टैक्स देता है। असल तो वो कानून की पासदारी कर रहा है, थोड़ा सा भी टैक्स दे तो अपने रिटर्न के अंदर जाहिर कर दे, उससे थोड़ा टैक्स लगेगा। अगर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अगर ऑटोमेटेड हो जाए तो ये लोगों का इत्मीनान भर जाएगा, बिकॉज लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उस पर नोटिस आ जाता है, फिर वो अपनी एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं और वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। ये एक जनरल
जो है वो तकलीफ है लोगों को, प्रॉब्लम है कि वो अपना जेन्युइन भी, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि कोई ऐसा आदमी जिसने वेट किया हो उसको आप छोड़ दें, लेकिन किनके जेन्युइनली जिनका वो चीज़ होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनको ऑडिट का नोटिस विड्रॉ करने में एक मसला होता है। अगर आप देखें 2001 से 5 का दौर जहां पे ऑडिट नहीं किया जाता था तो वहां रेवेन्यूज भी ऊपर जा रहे थे, टैक्स फाइलर्स भी ऊपर जा रहे थे, और लोग जो हैं वो उनको टैक्स निज़ाम में आने में खुशी भी हो रही थी। अभी पिछले सालों में उन्होंने कहा कि 3 साल तक ऑडिट नहीं होगा आपका, फिर हर साल ऑडिट के नोटिस आने शुरू होंगे। तो इस तरह के कुछ इंसेंटिव अगर देंगे तो टैक्स में लोग आएंगे और लोग जो हैं वो अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे और रिफंड भी अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल में। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। जी। सारी दुनिया के अंदर अगर आप ढूंढ लें, घूम फिर लें जी। और देख लें कि कोई टैक्स का निजाम ऐसा है, सेल्फ असेसमेंट बगैर किसी इस खौफ के कि जनाब कल कभी किसी वक्त ऑडिट हो सकता है, कोई अपनी इनकम सही डिक्लेयर नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आपका ये गुमान कि जनाब जो भी कोई जाके टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसको नोटिस आता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद मफरूजा है। सही। मैंने आपके सामने बताया कि इन 27 लाख में से भी, और चलें उसमें से 15 लाख वो निकाल, 10 लाख वो निकाल दें जिन्होंने नील जो है रिटर्न फाइल किया है, जो 17 लाख हैं, 17 लाख में से सिर्फ 10,000 लोगों को मुंतखब किया ऑडिट के लिए जी। और किसका ऑडिट हो रहा है? 10,000 लोग, 10,000 लोग, 1% भी नहीं है। 17 नहीं, आप बजा फरमा रहे, वो बात नहीं है। देखिए, बात ये कि वो एक जनरल लोगों के साथ मसाइल हैं, वो तो अपनी जगह लेकिन 3 साल के बाद दुनिया में जहां भी आप डेवलप टैक्स इकोनॉमीज देखें वहां 5 साल या 3 साल बाद ऑडिट होता है, वो पीछे भी 4-5 साल पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये इंसेंटिव रहता है वहां पे। जनाब अली, मैं आपके सामने फिर इस बात को मौदगाना तरीके से पेश करूंगा जी कि कहीं पर ऑडिट के बाद 3 साल ऑडिट ना होने का कोई, यानी हमारे यहाँ होता था, उसे खत्म कर दिया गया क्योंकि वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ नहीं है। ठीक है। कौन सा ऐसा बेचारा बंदा होगा जो हर साल ऑडिट में निकला है? ठीक है। कमाल है। मैंने आपको फिर सारा डेटा आपके सामने रखा है। सिर्फ वो 3 लाख जो उस वक्त जब ये कानून में लिखा था कि जो उसने भी लेट फॉर्म रिटर्न लेट फाइल किया 100% ऑडिट होगा। नहीं सर, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास भी रिकॉर्ड है कि केसेस लोगों के 8-8 साल कंटिन्यूस ऑडिट में सेलेक्ट हुए हैं। कंप्यूटर से नहीं, कमिश्नर ने सेलेक्ट किए हैं। मैं सर, कमिश्नर के सिलेक्ट किए हुए सिर्फ 3,000 है जो भी है, लेकिन वरना 122(5) हो जाता है उनका, 2140 नहीं होता, 170 नहीं होता, 122(5) होता है। एक सेक्शन 176 के साथ जो आपका ऑडिट है वो डिस्क्रेशनरी है जी, उसमें सिर्फ 3,000 केसेस फॉल कर रहे हैं प्यारे भाई जी। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि देखें, एक ये बिल्कुल गलतुल आम बात फैली हुई है कि जनाब वो टैक्स वाले जो हैं, जो आए उसको पकड़ के जो है अपने निजाम में इस तरीके से जकड़ते हैं कि उसको नोचते हैं और उसकी कसबल निकाल देते हैं। When there is a smoke, there is a fire, sir. नहीं सर, देखिए, ये एक मेरी आप इस बात को भी थोड़ा सा इस पर गौर कर लीजिए कि जो लोग इस वक्त टैक्स निजाम से बाहर हैं और आपको मालूम है कितनी बड़ी तादाद जी, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि हम तो हर कुछ देने को तैयार हैं। ठीक है सर, एफबीआर के निजाम में नहीं। ठीक है सर, बात आपकी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ गई है और आपने जो बात की है वो बिल्कुल सही भी है कि ये कोई रीज़न नहीं है कि एफबीआर के निज़ाम में ना आने का कि ऑडिट होता है, लेकिन मैं सिर्फ मसाइल बता रहा था आपको, और हम आपकी आगाही की मुहिम के साथ आपको साथ चलेंगे। हमारा ये प्रोग्राम भी आज टीवी से टैक्स आगाही पे है और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि वो टैक्स निज़ाम में आएँ और इस निज़ाम का पार्ट बने। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हुकूमत का मौक़िफ़ बयान किया और आपने जो मसाइल हैं उनको भी बड़ा अच्छी तरह से सुना और आपने ये बात भी वाज़ेह की कि ये चीज़ें हो रही हैं और उन पे कुछ पेशरफ्त होगी और चीज़ों की तरफ आपकी नज़र है, जो कि अच्छी बात है कि क्योंकि अगर नज़र है तो मसाइल भी हल होंगे। इस बात के साथ हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है।
हम हमेशा ये बात कहते हैं, मजबूत टैक्स निज़ाम मजबूत पाकिस्तान। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह ने के बाद।